रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। मुझे खैर समय की जानकारी नहीं है कब होगा शपथ, बट हाँ, तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल एनडीए के तमाम लीडर्स की हम लोग की बैठक थी और एक स्वर में, देखिए ये बात सत्य है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि एनडीए की ये जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ही जीत है। उनकी वजह से ही एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला है। आज तीसरी बार लगातार एनडीए को देश का एनडीए को जनादेश मिला है एनडीए के समर्थन में। ये कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास अगर मैं ठीक से मैं जानता हूँ तो शायद दूसरी बार ही ऐसा हुआ है इन 7 दशकों में कि किसी एक प्रधानमंत्री को, किसी एक गठबंधन को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिले। तो अपने में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे खैर समय की जानकारी नहीं है कब होगा शपथ, बट हाँ, तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल एनडीए के तमाम लीडर्स की हम लोग की बैठक थी और एक स्वर में, देखिए ये बात सत्य है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि एनडीए की ये जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ही जीत है। उनकी वजह से ही एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला है। आज तीसरी बार लगातार एनडीए को देश का एनडीए को जनादेश मिला है एनडीए के समर्थन में। ये कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास अगर मैं ठीक से मैं जानता हूँ तो शायद दूसरी बार ही ऐसा हुआ है इन 7 दशकों में कि किसी एक प्रधानमंत्री को, किसी एक गठबंधन को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिले। तो अपने में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देखिए, मोदी जानते हैं कि किस तरीके से देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सब इंडिया साथ में मिलकर के काम करेंगे। देखिए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और उन लोगों को इस बात का अंदाजा निश्चित रूप से लग गया होगा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इस देश के भविष्य को लेकर जो देश की आशा है उस पर खरा उतरेंगे और देश आगे बढ़ेगा। वो जो जनता से वादे करके, जनता से बातों को, और बहुत जगह में बहुत तरीके से बहुत बातें अभी सामने आएगी। आप देखेंगे कि किस तरीके का हथकंडा अपनाने के बाद भी वो बहुमत से कोसों दूर है। आलोक जी, बयान लगातार हम सुन रहे हैं, आपने भी सुने होंगे, चिराग पासवान का भी, फिर उसके बाद अर्जुन मुंडा का भी ये बयान आया। बहुमत और प्रचंड बहुमत में क्या फर्क होता है? मैं काफी उनका ये बयान मैंने सुना, 2 मिनट की उनकी ये बाइट थी, इसमें उन्होंने 2-3 बार कहा प्रचंड बहुमत मिला है। हालांकि बॉडी लैंग्वेज से ये अंदाजा नहीं हो रहा था कि प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं। एंकर कौन है? ठीक है, बोलिए। वो नेता है, निश्चित रूप से उस तरह की बात कह रहे हैं। सही है कि देखिए 240 जो है संख्या, वो सिंगल लार्जेस्ट के हिसाब से काफी बड़ी संख्या है। और उसमें कुछ घटक तो ऐसे हैं, जैसे मैं अभी भी कहूंगा, नीतीश जी या चंद्रबाबू नायडू के साथ तो अभी कुछ महीनों पहले समझौता हुआ था आंध्रा के लिए। क्या उस समय जो आप जिन सवालों को उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा दूरगामी जो विचार होता है उसमें इसके बाद केंद्र में क्या भागीदारी किन मुद्दों पर हो सकती है। जैसे अमरावती का मुद्दा है, अमरावती का बाकायदा उसका भूमि पूजन नरेंद्र मोदी जी ने किया था और उसके बाद नायडू अलग हो गए। लेकिन आज अमरावती को इतना बड़े संख्या में राजधानी बनाने का जो मुद्दा है, उसमें हजारों करोड़ भी खर्च होंगे। ऐसे विशेष राज्य का दर्जा है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो वो चूंकि उनको अपने राज्य में सत्ता के लिए ही ये सारा समझौते हो रहे हैं। ये आप मत समझिए कि केंद्र में खाली मोदी जी की सहायता है। वो राज्यों में जो इनकी पॉलिसी है, मोदी की या पहले भाजपा की, जो बीजेपी की रही है या कांग्रेस की रहना चाहिए, कि प्रदेश में आप जहां जहां आपका प्रभुत्व है आप राज करें। ठीक है, और जहां विशेष राज्य के दर्जे की आपने बात की आलोक जी, विशेष राज्य के दर्जे की बात की, लेकिन बिहार की जनता ये भी पूछेगी कि पहले भी आप सहयोगी थे एनडीए के, पहले भी केंद्र में 10 साल से सरकार रही, उस वक्त विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? लेकिन फिलहाल अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक चंद्रा इस वक्त मेरे साथ है, मेरे सहयोगी पटना से, और वहां पर क्या माहौल है अभिषेक? देखिए, बिल्कुल बिहार हमेशा से दिल्ली का एक बहुत बड़ा राजनीतिक रास्ता रहा है और अभी भी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी को 10/10 मिला है, 5 में से पूरी की पूरी 5 सीट मिल गई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आने वाले वक्त में चिराग पासवान को एक युवा नेता के तौर पे बिहार में तो खैर देखा जाता ही जाता है,
और बिहार की राजनीति भी बहुत दिलचस्प होती है। तो अभी सबसे बड़ी जो चीज है, सबकी नजरें चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से पर है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उनमें उन्हें कितनी कैबिनेट बर्थ दी जाती है। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि 2 कैबिनेट बर्थ जो है ये पक्का है कि नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को देंगे, क्योंकि वो दूर की नीति अपनाना चाह रहे हैं। चिराग पासवान को अपने साथ जो है वो लेकर करके मोदी जी बिहार में भी अभी दूर की राजनीति करना चाह रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो कि एक अहम पार्टनर हैं, उन्हें भी साथ रखना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार नीतीश कुमार का रुख क्या है, उनको लेकर क्या खबरें आ रही हैं, कौन कौन से पोर्टफोलियो चाहते हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय को लेकर खबर है कि उनकी नजरें हैं उस पर। देखिए, चिराग पासवान का जो बॉडी लैंग्वेज आप हैं, तो बॉडी लैंग्वेज से चिराग पासवान खुद से कुछ मांगते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि मोदी जी जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, चिराग पासवान को जरूरत से ज्यादा दिया जाएगा। ये बात मेरी जो राजनीतिक समझ है वो जरूर कह रही है कि जितनी मांग चिराग पासवान की होगी उससे ज्यादा ही उन्हें मिलेगी। ये मैं अभिषेक, जो मैंने सवाल किया वो नीतीश कुमार के संदर्भ में था। नीतीश बिल्कुल, मैं रास्ते में हूँ, ड्राइव पे हूँ, शायद ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार को भी एक अच्छी उनको तरजीह मिलेगी, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। एनसीपी अजीत पवार कर सकता है मंत्रिमंडल विस्तार की मांग। एनसीपी शिवसेना के कई नेता कर सकते हैं वापसी। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार दरअसल रुका हुआ था। मंत्रिमंडल विस्तार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार महाराष्ट्र में हो सकता है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है महाराष्ट्र से। एनसीपी अजीत पवार गुट मंत्रिमंडल विस्तार की मांग कर सकता है। एनसीपी शिवसेना के कई नेता वापसी कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में इसको एक डैमेज कंट्रोल की तरह भी देखा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी बुरी हार एनडीए को मिली। महाविकास आघाड़ी ने वहां पर जबरदस्त जीत हासिल की है। प्रमोद तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं इस समय, कांग्रेस के नेता हैं, सुन लेते हैं। में उपनेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप लोगों ने हालांकि कल बहुत बैठकें करी, आप लोगों ने कोशिश की थी कि सरकार बनाने के लिए आप लोग आगे बढ़े, लेकिन अब आप लोग तो बना नहीं रहे और एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो एनडीए सरकार बना रहा है, ये सरकार वाकई ही चल पाएगी इनकी? देखिए, जिस तरह की चीजें उभर कर सामने आ रही है, एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है जो जनता द्वारा पूरी तरह रिजेक्टेड है। ये मैं मानता हूं कि एनडीए और बीजेपी का ही रिजेक्शन नहीं है। चुनाव जब हो रहा था तो वो नहीं कह रहे थे भाजपा ने ये किया या एनडीए ने किया, उनका ये मोदी ने ये किया, ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी और मोदी दोनों फेल कर दिए गए। तो जनता के एक रिजेक्टेड चेहरे को प्रधानमंत्री जब बनाएंगे आप, तो ज्यादा सरकार की लंबी उम्र नहीं होगी। ठीक है, तमाम आपकी पार्टी के अब नेता हैं, चाहे वो मणिकम टैगोर हो, कई नेताओं ने ये मांग रखी है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है वो राहुल गांधी को बनना चाहिए। आपकी क्या निजी राय है, और क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो आपको नहीं लगता कि बहुत आसानी से आप लोग बीजेपी को मौका देंगे बार बार गांधी को टारगेट करने के लिए? संसदीय दल का सदस्य भी हूं मैं, मेरी तो यही हार्दिक इच्छा है कि अगर पिछला चुनाव 2024 का आप देखें तो ये जो कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई थी, पद यात्रा कश्मीर तक या मणिपुर से महाराष्ट्र तक, एक महानायक के रूप में राहुल गांधी जी उभरे हैं। 6ठी बार मेंबर पार्लियामेंट होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो वरिष्ठता भी है। जिस तरह केंद्रित आक्रमण वो मोदी और मोदी की सरकार को करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर पाता। साहस भी है, निडरता भी है, और पूरी तरह अगर हम देखें तो उनमें पार्लियामेंट्रियन के जो गुण होने चाहिए वो सब मौजूद है। साहस उनका अद्भुत है। तो मैं समझता हूं कि नेता विरोधी दल के लिए उनसे ज्यादा कोई उपयुक्त चेहरा नहीं। ठीक है, आपने कहा कि उनसे ज्यादा चेहरा अच्छा नहीं हो सकता।
क्या राहुल गांधी इस बात को मानेंगे? क्योंकि हमने अभी तक देखा, इससे पहले आप लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने वाले थे, इस बार चुनाव में आप लोगों ने इस चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया। क्या राहुल गांधी जो आप लोग मांग कर रहे हैं उस मांग को स्वीकार कर पाएंगे? ये राहुल गांधी जी पे छोड़ देना चाहिए। मैंने ये बताया कि इस समय मुझे पूरे विपक्ष में अगर नेता विरोधी दल बनने लायक कुछ दिख रहा है तो एक महानायक के रूप में उभरे हुए राहुल गांधी देख रहे हैं। उनमें साहस है, उम्र भी उनके साथ है, जिस तरीके से वो पैना आक्रमण करते हैं वो भी उनके पास है, जिस तरह निडरता है वो भी उनके पास है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि एक स्थिर सरकार यहाँ पर बने। आलोक जी, आगे सरकार बनती है, क्या मुद्दों को लेकर टकराव होगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे यूसीसी का मामला हो या इसके अलावा जातीय जनगणना का मामला हो, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर टकराव संभव है। या जैसे अग्निवीर को लेकर अभी से ये बात होने लगी है कि अग्निवीर पर समीक्षा होनी चाहिए और वापस लिया जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, अग्निवीर पर इस चुनाव से पहले भी सरकार कह चुकी है और उस पर आपने भी ध्यान दिया हो, कहा गया था कि इस पर विचार किया जाएगा। ये सरकार पहले कह चुकी है। अब पूरा रद्द, जैसे राहुल गांधी के हिसाब से सरकार तो चलेगी नहीं, अभी वो सत्ता में नहीं आए हैं। उन्होंने तो कहा था आते ही हम कूड़े में फेंक देंगे। कोई भी योजना, जैसे किसान योजना वापस की गई थी ना, चाहे उससे किसानों का नुकसान हुआ हो, ऐसे ही अग्निवीर योजना में जिन बच्चों को 8वीं पास होने के बाद 30,000 रुपये महीना मिलना है, उसको कूड़े में फेंक दे तो कुछ वर्ग कहेगा देखिए तो ठीक नहीं है। सेना के जितने वरिष्ठ अधिकारियों ने तय किया तो क्या उनको भी राय करनी होगी? तो इसलिए ऐसे समझौते नहीं होंगे। लेकिन आपकी बात ठीक है, ऐसे मुद्दे हैं जैसे आज केसी त्यागी ने भी कहा कि हम चाहेंगे कि इसको विड्रॉ किया जाए, तो विड्रॉ हो उसके पहले उस पर संशोधन पर विचार होगा। तो फैसला इस समय शपथ लेने से पहले ये सब शर्तें तय नहीं होती। हाँ, मोटे तौर पर कि हम समान, ये देखिए ऐसा अलायंस पहले एनडीए बन चुका था चुनाव से पहले, ऐसा कोई ये प्रोग्राम बना जैसे कई पार्टियों का होता है ना कि हमने ये प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ मुद्दे तय होंगे, कुछ हो सकता है आने की सरकार बनने के बाद आपस में बैठ के किस पहले क्या प्रोजेक्ट दिया जाए, विशेष दर्जा के लिए कौन सी कमीशन बनाया जाए, वहां कौन भेजा जाए, कितना पैसा देना होगा, आंध्रा के लिए क्या करना होगा, या उसके साथ दूसरे राज्य कल और घटक कोई आ जाए। कल डीएमके यदि कहे कि मैं भी आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, तमिलनाडु की कोई भाग हो सकती है। कल शिवसेना यदि मिल करके आ जाए तो वो कहेगी शिवाजी के लिए फलाना आप काम करिए। उद्धव ठाकरे भी पल वापस मान लो एकनाथ शिंदे के साथ मिलना कि एक पार्टी बन जाए। तो ऐसी कई संभावनाओं को, कई ऐसी मांगे हैं जो मुद्दे हैं जिन पर भी थोड़ी एक दूसरे की समझ बड़े नेताओं को है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, लेकिन नीचे के प्रवक्ता कुछ भी बोल सकते हैं, प्रमोद मातिवारी कुछ कहें, लेकिन जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी डिसाइड करेंगे